नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर होगा। इस वीडियो में सिंपली हम लोग ये जानेंगे कि कोटक बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किस तरह कर सकते हैं। वहीं इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में जानेंगे कोटक क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल। कोटक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ज्यादातर कस्टमर को यही प्रॉब्लम रहता है कि उन्हें बिलिंग साइकिल समझ नहीं आता है, जैसे बिल जनरेट कब होता है, ड्यू डेट में कितने दिनों का समय मिलेगा और फिर रीपेमेंट कब तक करना होगा। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण सवाल, पहला कि पेमेंट करने के बावजूद आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी तक शो कर रहा है, और दूसरा ईएमआई से स्पेंड किए गए पैसों का एक बार में रीपेमेंट करने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। मतलब कि कोटक क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल और बिल पेमेंट से रिलेटेड जानेंगे सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पेमेंट प्रोसेस और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोटक क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल किस तरह चलता है। तो मान लिया जाए आपके पास कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड आता है किसी महीने के 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में, और अगर इसी बीच आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं और कार्ड एक्टिवेट करके 10, 12, 13, 14, 15 कभी भी आप इस कार्ड से स्पेंड करना शुरू करते हैं, तो जब से आपने स्पेंड किया था उस दिन से नहीं बल्कि 14 या 15 तारीख से बिल काउंट होना शुरू होता है, और नेक्स्ट महीने के यानी जिस महीने आपने ज्वाइन किया उस महीने नहीं बल्कि नेक्स्ट महीने के 15 या 16 तारीख तक बिल काउंट होगा और उसी दिन आपका बिल जनरेट हो जाएगा। अब जैसे अभी ये महीना दिसंबर का चल रहा है, तो मान लिया जाए आपका क्रेडिट कार्ड 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आ गया। इसी बीच आप इसे ज्वाइन करते हैं एक्टिवेट करके और फिर खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो मान लिया जाए आपने 10 दिसंबर से ही स्पेंड करना शुरू कर दिया, तो बिल जनरेशन जो होगा, वो बिल काउंट जो होगा वो 10 दिसंबर से नहीं बल्कि 15 दिसंबर से काउंट होना शुरू होगा। तो 15 दिसंबर से लेकर बिल काउंट होना शुरू होगा और अगले महीने के यानी 15 जनवरी तक या फिर 15 जनवरी, 14 जनवरी या 16 जनवरी तक बिल काउंट होगा और उसी दिन बिल जनरेट हो जाएगा। कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो सकता है, कभी कभी डेट आगे पीछे जा सकता है, हालांकि यही कोटक क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेशन डेट होता है। अब जैसे मान लिया जाए किसी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड 15 से लेकर 31 के बीच में आता है, तब क्या होगा। अब मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड 15 से 31 के बीच में आता है और इसी बीच आप इसे ज्वाइन करते हैं और खर्च करना शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए 31 दिसंबर को आपने स्पेंड किया या 20 दिसंबर को आपने स्पेंड किया, तो अब भी आपका बिल जनरेट जो होगा वो 15 जनवरी को, 16 जनवरी को या फिर 14 जनवरी को ही बिल जनरेट आपका हो जाएगा। फिर बिल जनरेट होने के बाद यानी 14 या 15 जनवरी से लेकर अगले महीने के 3 फरवरी तक सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है, उन बिल का रीपेमेंट कर देना है। बोले तो कोटक क्रेडिट कार्ड में हर महीने 3 तारीख को बिल का रीपेमेंट करना होता है, वही उसका ड्यू डेट, लास्ट ड्यू डेट होता है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी डेट चेंज हो सकता है, इसमें मेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डेट कभी कभी चेंज हो सकता है, किन्हीं कस्टमर का डेट चेंज रहेगा वो मैं जानता हूं, हालांकि मैंने कमेंट भी पढ़ा है कई सारे कस्टमर का डेट चेंज रहता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली होता है। इसमें कस्टमर को 50 दिनों का समय मिल जाता है, जिसमें कि पहले 30 दिनों में वो खर्च कर सकते हैं और बाकी के 20 दिनों में उन सारे पैसों का रीपेमेंट आपको करना ही होगा, नहीं तो लेट फाइन के शिकार आप हो जाएंगे। बिलिंग साइकिल समझने के बाद अब हम लोग कोटक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे। अगर आप लोगों को भी बिल पेमेंट करना हो तो चले आना है कोटक बैंक के मोबाइल ऐप पे। ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। वहीं हम लोगों को नीचे वाले ऑप्शन में एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर एक पेज सामने आएगा जिसमें क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन रहेंगे, जैसे कार्ड का ओवरव्यू आप देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसा है नहीं है, कार्ड का समरी देख सकते हैं, जैसे हमारे लास्ट स्टेटमेंट में टोटल ड्यू अमाउंट कितना है, उस बिल का ड्यू डेट कब तक है, साथ में इस महीने कितना हमने खर्च किया, टोटल लिमिट कितना बचा हुआ है, कितना कैश हम अभी निकाल सकते हैं, ये सब कुछ यहां से देख सकते हैं। फिर चौथे ऑप्शन में कस्टमर यहां से अपना पूरा स्टेटमेंट देख पाएंगे। यहां जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट शो हो रहा है, यहां से आप भी अपना पूरा स्टेटमेंट देख पाएंगे। फिर अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना हो कि कहां कहां आपने स्पेंड किया है, आपके द्वारा कहां कहां स्पेंड किया गया है, तब वो 5वां ऑप्शन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को क्लिक करेंगे और यहां से सब कुछ का पता चल जाएगा कि आपने खर्च कहां कहां किया है। इसके बाद कस्टमर अगर अपने स्पेंड को ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहता है तब वो इस ऑप्शन के जरिए करवा सकता है। यहां ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के जरिए ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकता है, लेकिन खर्च किया हुआ अमाउंट 2500 से ज्यादा होना चाहिए। अगर स्पेंड को ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 48 मंथ का समय आपको मिल सकता है, जिसका कि इंटरेस्ट 1.17% से स्टार्ट होगा। ऐसे मेरा सलाह यही रहेगा दोस्तों कि कभी भी अपने परचेज को बैंकिंग ऐप के माध्यम से ईएमआई में कन्वर्ट ना करवाएं।
क्योंकि होता क्या है कि जब से आपने स्पेंड किया है, यानी जब से आपने खर्च किया है, उस दिन से ही इंटरेस्ट जोड़ा जाता है और फिर कस्टमर इंटरेस्ट फ्री पीरियड का लाभ नहीं उठा पाता है। इसके अलावा और भी कई सारा ऑप्शन कस्टमर को मिलता है, जैसे क्रेडिट कार्ड सर्विस का। इस ऑप्शन के जरिए अपने क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट आप कर सकते हैं, ऐड ऑन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लॉस्ट होने पर रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑटो डेबिट का फैसिलिटी इनेबल कर पाएंगे। अपने क्रेडिट कार्ड को आप यहां से मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्पेंड को कहां कहां आपको स्पेंड करना है वो खुद से इनेबल या फिर डिसेबल कर पाएंगे। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड सेक्शन के अंदर क्रेडिट कार्ड का ऐसा कई और ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिससे कि कस्टमर एक हद तक अपने कार्ड को खुद मैनेज कर सकता है। अब हम लोगों को चले आना है ऊपर से थर्ड ऑप्शन क्रेडिट कार्ड पेमेंट के अंदर। इसमें आप किस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं वो शो करेगा, किस कार्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं वो शो करेगा, और साथ में देखने को यह भी मिलेगा कि 3 और ऑप्शन नीचे शो कर रहा है। पहला मिनिमम अमाउंट, दूसरा टोटल अमाउंट और तीसरा अदर अमाउंट। इसमें मिनिमम अमाउंट का मतलब अगर कस्टमर के पास अभी पैसे नहीं है टोटल अमाउंट पे करने का, तब वो मिनिमम अमाउंट पे करके लेट फाइन से बच सकते हैं। लेकिन एक बेलनों सलाह है दोस्तों कि जब तक कोई मजबूरी ना हो, जब तक आपके पास पैसे ना हो, जब तक मिनिमम ड्यू अमाउंट को ना चुने। ऐसा करके ज्यादा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा चार्जेस और पेनाल्टी से आप बच सकते हैं। वहीं तीसरा ऑप्शन है अदर अमाउंट का। इसमें कस्टमर अपने हिसाब से रीपेमेंट कर सकता है, मतलब मिनिमम ड्यू अमाउंट या फिर टोटल अमाउंट से हटके अगर कुछ आपको पे करना हो, या फिर अनबिल्ड स्पेंड यानी जिस खर्च का अभी बिल जनरेट नहीं हुआ है, अगर उसका पेमेंट आपको करना हो तब इस ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं सलाह दूंगा कि कस्टमर हमेशा टोटल अमाउंट ही पे करे। ऐसे तीनों ऑप्शन में से जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर लेना है और सबमिट पेमेंट को क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज में कंफर्मेशन आएगा। अगर सब कुछ सही रहे, आपको सब कुछ सही लगे तो कंफर्म पेमेंट को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा आप इस पेज पर देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल होने का मैसेज भी आ चुका है। फिर यहां सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि पेमेंट अभी सबमिट हुआ है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रोसेस कंप्लीट होने में, आउटस्टैंडिंग बिल खत्म होने में और लिमिट बढ़ने में लगभग 24 घंटों का समय तो लग ही जाता है। फिर कई लोगों के द्वारा पूछा गया एक कॉमन सवाल कि पेमेंट कंप्लीट होने के बावजूद आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी तक शो कर रहा है। तो ऐसा 2 कारण से होता है, जिसमें पहला कि बैंक के तरफ से हो ना हो कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है। इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि कस्टमर केयर को कॉल करना है। फिर कस्टमर केयर को कॉल करते ही अपना मामला बताना है, तब आपका प्रॉब्लम सोल्व कर दिया जाएगा। और दूसरा, जब कस्टमर थर्ड पार्टी ऐप की मदद से जब बिल पेमेंट करता है, मान लीजिए आप फोन पे या फिर क्रेड ऐप की तरफ से बिल पेमेंट करते हैं, तो प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 से 3 दिनों का समय लग ही जाता है, तब जाकर आपका पेमेंट कंप्लीट हो पाता है। फिर पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को चले आना है होम स्क्रीन पे, और वहां से वापस फिर हम लोगों को क्रेडिट कार्ड सेक्शन के अंदर जाना है और फिर पेमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं वो देख लेना है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमने आपको जो बताया है, कस्टमर केयर को कॉल करना है और अपना मामला बताना है और फिर वहां से मैनेज कर लेना है। दोस्तों, कोटक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा कि बिना कोटक अकाउंट के ही कोटक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग ये जानते हैं कि ईएमआई से स्पेंड किए गए पैसों का एक बार में रीपेमेंट करने से क्या होता है। अब मान लिया जाए आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ स्पेंड किया और फिर उसका ईएमआई बनवा लिया, यानी ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिया। फिर 1-2 महीनों के बाद आपको यह लगता है कि हर महीने ईएमआई चलने से अच्छा है कि उन सारे पैसों का रीपेमेंट एक बार में ही कर दिया जाए। मान लिया जाए आपके पास पैसे हो जाते हैं, किसी कारणवश पहले आपके पास पैसे नहीं थे, अब आपके पास पैसे हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सारे पैसों का रीपेमेंट आप एक बार में ही करवा दें, जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट और सिविल दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। लेकिन जनाब ऐसा होता नहीं है। रीपेमेंट आप एक बार में ही कर दें या फिर हर महीने ईएमआई के जरिए आप रीपेमेंट करते चलें। क्या होता है कि मान लीजिए आप एक बार में रीपेमेंट कर देते हैं, वो आपका जो पैसा जितना, मान लीजिए आपने 50,000 एक बार में रीपेमेंट कर दिया तो वो पैसा स्टॉक में चला गया। फिर हर महीने अगर मान लीजिए 10-10 हजार का 5 महीने कटना है तो वो 50,000 माइनस होगा। आप भले ही टेंशन फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो 50,000 हर महीने 10,000 माइनस होगा, फिर 40,000 बचेगा, फिर अगले महीने 10,000 माइनस होगा, फिर 30,000 बचेगा। इस तरह से चलता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि
एक बार में ही रीपेमेंट कर दें या फिर आप हर महीने ईएमआई के जरिए रीपेमेंट करें। कार्ड का लिमिट जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपका फिक्स टेन्यूर ईएमआई का फिक्स टेन्यूर चलता आ रहा है। तो ये था दोस्तों कोटक क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल का पूरा डिटेल, साथ में इसका बिल पेमेंट का पूरा प्रोसेस। अगर अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आपके पास हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।